हेलो गाइस, ब्रिज कोर्स में मॉड्यूल 3 523 और मॉड्यूल 4 524 का प्रश्न पत्र देखेंगे। इसके साथ साथ ये जानेंगे कि ब्रिज कोर्स ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं इसके साथ। क्या अगर एक बार फेल हुए तो अगला मौका मिलेगा तो कैसे मिलेगा। साथ ही पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे और आवेदन कब से शुरू होगा ब्रिज कोर्स का, ये भी जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रश्न पत्र 523 यानी मॉड्यूल 3 के साथ। तो इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं कि ये इसका कवर पेज है और चूंकि मैंने जानबूझ के इस बार इसको हैंड रिटन किया है, खुद ही लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो देख सकते हैं 10 प्रश्न हैं और 25 शब्दों में उत्तर देने हैं, 2-2 अंक के। तो पहला प्रश्न है, 2 सामुदायिक संसाधनों के नाम लिखिए जिसके बच्चों के अधिगम निर्माण में सहायता मिलती हो। ब्राह्मणी प्राणायाम क्या है, इसके लाभ लिखिए। तीसरा है, योग पाठचर्या में समावेश किस उद्देश्य से किया गया। चौथा है, योगासन और व्यायाम में क्या अंतर है। पांचवा है, स्वच्छता आज़ादी से भी महत्वपूर्ण है, ये विचार किसका है और इसका स्वास्थ्य से क्या संबंध है। और छठा प्रश्न है, नैदानिक आकलन क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। तो देख सकते हैं 6 प्रश्न इतने आसान हैं कि आप लिख सकते हैं, बिना किसी किताब की सहायता के भी आप इसको अभी भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न, जो कि 7वां प्रश्न है, समावेशन क्या है, इंक्लूजन क्या है, समावेशन क्या नहीं है, ये बताइए। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण में कला और सौंदर्य बोध के 2 मुख्य उद्देश्यों को बताइए। 9वां प्रश्न है, आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। 10वां प्रश्न है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन के 2 मुख्य प्रकार क्या है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, इसको स्पष्ट करिए। इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 7, उसमें देखते हैं पहला प्रश्न, कक्षा में योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी को विस्तार से लिखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते समय शरीर पर नियंत्रण रखना क्यों आवश्यक है, इसके लिए कौन सा योगासन आवश्यक है, इसमें से कोई एक करना है। 12वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के मानसिक पक्ष के विकास हेतु कौन कौन से योगासन महत्वपूर्ण है, या फिर विद्यालय पाठ्यचर्या में योग का समावेश एवं इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी करें। तो दोनों में से 11वें में अथवा 12वें में भी अथवा, यानी कि जो 7वें में लघुत्तरीय प्रश्न है इसमें 2 प्रश्नों में से किसी एक को, 2 प्रश्नों मतलब कि 2 ऑप्शन देंगे, या तो पहला करिए या अथवा करके दूसरा, कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो 11वें में दोनों में से एक, 12वें में भी दोनों में से एक। 13वें में आप देख सकते हैं, समुदाय के प्रभाव से बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इस कथन के लिए सामुदायिक संसाधनों का वर्णन करें, अथवा सामुदायिक स्रोतों के उपयोग से अधिगम को चिरस्थायी बनाया जा सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। 14वां प्रश्न है, कला के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है, उदाहरण द्वारा सिद्ध करिए। या खेल एवं शारीरिक शिक्षा शैक्षणिक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, इसका बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा का शैक्षणिक कार्यक्रम, इस पर इसका जो है बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर टिप्पणी करनी है। तो दोनों ही प्रश्न ठीक है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, समावेशी कक्षा कक्ष से क्या अभिप्राय है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। या समावेशी व्यवस्था में आकलन को कैसे प्रभावी बनाया जाए, दोनों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। 16वां प्रश्न देख सकते हैं आप, रचनात्मक अधिगम का 5E प्रतिरूप क्या है, 5E मॉडल क्या है, एक उदाहरण द्वारा सभी चरणों को स्पष्ट कीजिए। वो जानते हैं आप, इंगेज, इलोबरेट करके 5 है। एंडरसन की संशोधित टेक्सोनॉमी को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रतिफलों की 3 मुख्य विशेषता बताइए। तो इन जानते हैं आप, अथवा में किसी भी एक ही को अटेम्प्ट करना है तो ऊपर वाले समावेशी व्यवस्था आकलन दोनों में से कोई एक, या 5E लिखे या एंडरसन की टेक्सोनॉमी। 17वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी की उपयोगिता चयनित सामग्रियों की पर्याप्तता एवं उपलब्धता पर किन्हीं 3 बिंदुओं को लेकर स्पष्ट कीजिए। आईसीटी जानते हैं आप कि आईसीटी किस प्रकार से अभी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, दीक्षा ऐप प्रॉपर उस पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से 2 प्रश्न हैं जो कि 600 शब्दों में उसके उत्तर लिखने हैं। 18वां प्रश्न है, प्रभावी पाठ्यचर्या निष्पादन के लिए अधिगम अनुभवों की रूपरेखा बनाना आवश्यक है, इसमें अध्यापक की क्या भूमिका है, उदाहरण से बताइए। या निष्पादन का निर्णय करने की बजाय रूब्रिक निष्पादन का वर्णन करता है, क्या ये सही है या गलत, उत्तर जांचें। रूब्रिक का प्रयोग किया जा सकता है, उदाहरण से स्पष्ट करें कि रूब्रिक का प्रयोग कब और कहाँ किया जा सकता है। 19वां प्रश्न है, आप एक विद्यालय में शिक्षक हैं, प्रारंभिक स्तर पर कौन से यौगिक अभ्यास कराने के लिए आवश्यक हैं, उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाइए। या फिर संतुलित शिक्षा पद्धति में योग की क्या भूमिका है, अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। जो भी आपको उदाहरण मिले संतुलित शिक्षा पद्धति में योग की भूमिका किस प्रकार से है, 600 शब्दों में लिखना है। ये 10 प्रश्न का उत्तर है, तो आपको 10 नंबर का ये प्रश्न है। अब 524 को देखते हैं, इसमें भी वही 19 प्रश्न आपको मिलेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, ये 20 से 25 शब्द में लिखना है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में श्रव्य भाषाई विधि क्या है।
तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के लिए सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण क्या है? चौथा, सहयोगी अधिगम के 4 लाभों को लिखिए। वैदिक गणित के सूत्र किस प्रकार सहायक है? और अनुभवात्मक अधिगम क्या है? ये 6 प्रश्न। अगला प्रश्न है केवल विज्ञान वालों के लिए, विज्ञान में आगमन संदर्भ क्या है? 8वां, शिक्षण की खोज उपागम का अर्थ क्या है? 9, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान शिक्षा के लक्ष्य क्या है? और 10वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण कैसे संबंधित है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? अगला प्रश्न है केवल सामाजिक अध्ययन के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय पर सामाजिक अध्ययन अधिगम के 4 लक्ष्य लिखिए। या फिर 8वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में समय रेखा की 4 उपयोगिता लिखिए। कहानी कहना विधि के लिए एक शिक्षक में आवश्यक कम से कम 4 कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए। और ग्रेड पॉइंट एवरेज का क्या अर्थ है, इसको लिखिए। ये दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। अगर आप सामाजिक अध्ययन से है तो ये करेंगे, नहीं तो विज्ञान से तो पीछे वाला। अब 11वां प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न है, ज्ञान संरचना के बारे में पियाजे के विचार व्योगाट्स्की और चुनर से कैसे भिन्न है, उदाहरण सहित बताइए। संभाषण संरचना क्या है, इसका रखरखाव कैसे किया जा सकता है, सुनने बोलने की तकनीकें क्या हैं। 13वां प्रश्न है, एक बच्चे के साथ भाषा विकास की प्रक्रिया में टेलीग्राफिक भाषण क्या है। या मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 7 में विद्यार्थियों को बागीचे का नक्शा विकसित करने के लिए परियोजना सौंपते हैं, इसके लिए जो भी कदम उठाएंगे उसकी चर्चा करिए। 14वां प्रश्न है, ईवीएस के अधिगम केंद्रित आकलन का उपयोग किए जाने वाले 5 साधनों का उदाहरण से उत्तर दीजिए। या ईवीएस की एक थीम का चयन कीजिए और कार्यकलाप के आधार पर उनमें जो भी आप कार्य करेंगे उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। 15वां प्रश्न है, कक्षा 5 के लिए गणित के किसी पाठ के लिए मुक्त अंत वाले 5 आइटम्स की रचना कीजिए। या फिर कबड्डी खेल का आयोजन और इसके लिए गणित के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। कबड्डी के खेल में गणित के सिद्धांत कहाँ कहाँ शामिल होते हैं। इन दोनों में से कोई भी 15 में से आप जानते हैं कि कोई एक ही करना है। 16वां प्रश्न है, केवल विज्ञान वालों के लिए शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा कीजिए या स्वतंत्र भारत में विज्ञान शिक्षा के विकास पर वर्णन कीजिए। 17वां प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के वर्णनात्मक उपागम की कौन कौन सी संक्रियाएं हैं उस पर लिखिए। या सतत और व्यापक मूल्यांकन को रचनात्मक ढंग से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को लिखिए। अगला प्रश्न है 16वां, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आकलन के विभिन्न संकेतकों की चर्चा कीजिए। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच समानताओं की चर्चा कीजिए। 17वां प्रश्न है, शिक्षक और विद्यार्थी अधिगम संसाधन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में इसकी पुष्टि कीजिए। या फिर ईवीएस शिक्षण में सम्मिलित कदमों की चर्चा कीजिए कि कौन कौन से कदम शामिल किए जाते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में से 18वां प्रश्न है, एलआरसी की सार्थकता की चर्चा कीजिए। एक विद्यालय अपने परिसर में एलआरसी का विकास कैसे कर सकता है। या फिर आकलन क्या है, ईवीएस अधिगम आकलन हेतु विभिन्न उपकरणों और तकनीक की चर्चा कीजिए। 19वां प्रश्न आखिरी प्रश्न, गणित की प्रकृति की चर्चा उदाहरणों सहित कीजिए। या फिर गणित प्रयोगशाला का क्या महत्व है, आप अपने विद्यालय में गणित प्रयोगशाला की स्थापना कैसे कर सकते हैं। क्योंकि गणित प्रयोगशाला अभी आप देखते होंगे कि प्राथमिक में गणित किट मिलती है, तो वो एक गणित प्रयोगशाला के अंतर्गत ही आती है। अब बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स ऑनलाइन कैसे होगा और इस दौरान क्या करना होगा। क्योंकि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ट्वीट एनसीटी की तरफ से आया है कि जो इसके हेड हैं पंकज अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि ये ब्रिज कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ऑनलाइन ही ये पढ़ाया जाएगा। तो क्या ब्रिज कोर्स में पढ़ाया जाता है, देखिए इसको इस बार एनआईओएस इसको कंडक्ट कराने वाला है और एनआईओएस कंडक्ट कराएगा तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। जैसे पहला फ़ायदा है कि 72,000 की भर्ती में जिन्होंने ब्रिज कोर्स किया था उनको सैलरी नहीं मिली थी, जबकि अब जो लोग करेंगे उनको सैलरी मिलेगी क्योंकि ये ऑनलाइन मॉडल से है। और चूंकि ब्रिज कोर्स एनआईओएस करा रहा है, यह ओडीएल माध्यम से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से करवाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको असाइनमेंट जमा करने हैं जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी के साथ होता है। अगर आप इग्नू से, रांची टंडन से कोई भी डिग्री लेते हैं तो उसमें सेम होता है, वो ओडीएल माध्यम से ही होता है। तो ओडीएल माध्यम से एनआईओएस भी इसको कराएगा। ये आसान है आपके लिए, बहुत आसान होने वाला है। तीसरी चीज़ है, केवल 10 दिन का वर्कशॉप एनआईओएस की तरफ से होगा और इसके लिए उन्हें एनआईओएस ने कहा है कि ये या तो हम संडे को करेंगे या फिर छुट्टियों में करेंगे, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और केवल 4 प्रैक्टिकल होंगे जो डाइट पे होंगे, वो भी 10 दिन का, 525, 526 और 527 के लिए। और ये भी प्रैक्टिकल डाइट पे तभी कंडक्ट होंगे जब छुट्टियाँ होंगी। तो चिंता नहीं करनी है, ये तो अच्छी चीज़ है कि आपको वेतन मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन होगा, ये ओडीएल माध्यम से होगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं एक बार फेल हो गए तो क्या दोबारा मौका मिलेगा। देखिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता है और 1 साल का एनसीटी टाइम लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक मौका वो दे के चल रहे हैं। हालांकि अभी एनसीटी ने अपनी तरफ से ऐसी कोई व्याख्या नहीं की है कि हाँ हम एक मौका देंगे,
पर ये अंडरस्टूड है कि अगर 1 साल का कोर्स है तो हर बार सबको एक मौका मिलता था, तो आपको भी एक मौका मिलेगा। इतनी जल्दी निराश नहीं होना है। और ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन कब से शुरू होगा, तो देखिए अभी आपने देखा ही कि ट्वीट आया था चेयरपर्सन की तरफ से, तो बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा और 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। तो तैयार रहिए ब्रिज कोर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।